हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 260 से स्टार्ट करेंगे और आगे सेक्शन 300 तक जाएंगे। आज 200 की पूरी सीरीज खत्म। इसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं संक्षिप्त विचारण। किस अध्याय में है? अध्याय 21 और समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण जो है धारा 260 से लेकर 265 तक है। इसमें सबसे पहला सेक्शन है दंड प्रक्रिया संहिता का 260, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। किस किस को शक्ति है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बताया गया है संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त किया गया है ठीक समझता है, तो वो निम्नलिखित सब अपराधों का उनमें से किसी का निम्नलिखित से सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। मतलब संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसे है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, महानगर मजिस्ट्रेट को है, और अगर कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय ने इस कारण से सशक्त कर दिया है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भी है। किन किन मामलों में संक्षिप्त विचारण होगा? पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। दूसरी बात, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 चोरी है, 381 में निवास गृह में चोरी है, निवास गृह में चोरी के लिए दंड है जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। ठीक, चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 से अधिक नहीं होगा तो संक्षिप्त विचारण हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगला तीसरा पॉइंट, भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 411 चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना तथा 414 में क्या बताया गया है? चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना। उसके बाद बताया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 414 में चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में मदद करना है। फिर आ जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 456, 56, 504, 506। ठीक, 506 में आपराधिक अवित्रास है। या आखिरी बात, उनमें से किसी भी अपराध, जो ऊपर जितने भी अपराध हैं उनका प्रयत्न या अपराधों का दुष्प्रेरण, अगर वहां अपराध है, यहाँ पर एक शब्द जो है दुष्प्रेरण छूटा हुआ है, अपराधों, किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण या अपराध का प्रयत्न। कहने का मतलब है आखिरी 5वें सेंटेंस में आ गया, ऊपर जितने भी अपराध बताए गए उनमें से किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अपराध। तो ये सारे अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। देखिए, हैंड रिटन नोट्स इसीलिए दे रहे हैं कि अगर एक भी वर्ड कहीं छूटता है तो वो हमारी पकड़ में आ जाता है और हम आपको संशोधित करके बता देते हैं। इसीलिए आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं कि नोट्स में एक भी गलती नहीं है, एक भी वर्ड की कमी नहीं है। पूरा एकदम बेहतरीन याद करिए, आप इधर उधर समय बर्बाद ना करिए। अपना पूरा कंसंट्रेशन इन नोट्स को याद करने में लगाइए, समझने में लगाइए। कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिए, मैसेज करिए। उसके अलावा सबसे मेन बात है कि ये हम पूरा सेक्शन आपको, देखिए सीआरपीसी सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है आपके लिए, लगभग ये 80 से 90 नंबर तक वेटेज देती है। जितने भी मेंस में पेपर है सबसे ज़्यादा वेटेज सीआरपीसी का है, इसलिए इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हम नहीं छोड़ रहे हैं। उसके अलावा जब ये हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आखिर में आपको इन सब की प्लीडिंग, जो सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी से संबंधित हैं, प्लीडिंग केसेस कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। सारे वीडियो अपडेटेड है, लाइन में लगा के देखिए। आप 1 से लेकर 100 दिन के वीडियो देखिएगा। उसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नया नोटिफिकेशन डालते हैं तो आपको मिल सके। थैंक यू। फिर आ जाइए आप, धारा 261 सीआरपीसी की क्या कह रही है? द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण। अभी हमने 260 में देखा कि
कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को शक्ति नहीं थी कि वो संक्षिप्त विचारण करे, मगर देखें क्या कहता है ये, उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं, किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या 6 माह से अनधिक कारावास से दंडनीय है, और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण का या प्रयत्न का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक, चाहे हाई कोर्ट चाहे तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचारण की शक्ति दे सकता है, जिसमें 6 माह तक का कारावास। 362 में क्या बताया गया है, चूंकि 362 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, चूंकि छोटे मामले हैं इसलिए इनकी प्रक्रिया जो है सम्मन मामलों की तरह होती है। और इसमें एक खास बात आप ध्यान रखिएगा कि संक्षिप्त विचारण में किसी भी तरह से 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश इस अध्याय के अधीन नहीं दिया जाएगा। मतलब पूछा जाता है संक्षिप्त विचारण में मैक्सिमम सजा कितनी है, तो 3 माह तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अध्याय 21 का अभिभाग सौदेबाजी या ये धारा 265 का, ये सारे के सारे अंतः स्थापित किए गए हैं 2006 में, इसलिए ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अभिभाग सौदेबाजी का क्या मतलब है कि इसमें होता क्या है, अभियुक्त चाहता है कि उसको छूट मिल जाए, सौदेबाजी करता है। पहला देखें हम 265 का में बताया गया है अध्याय का लागू होना, मतलब ये अध्याय कहाँ लागू होगा, अभिभाग सौदेबाजी कहाँ लागू होगी ये बताई गई है। ये अध्याय उस अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध क्या क्या है। पहली बात, रिपोर्ट धारा 173 के अधीन थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसमें ये अभिलिखित करते हुए अग्रसित की गई है कि उसके द्वारा उस अपराध के जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अवधि से अधिक के कारावास का दंड उपबंधित किया गया है, सिवाय अन्य अपराध कारित किया गया प्रतीत होता है। मतलब पुलिस रिपोर्ट में ये पता लगा कि वो अभियुक्त ने वो अपराध किया है जो 7 वर्ष से अधिक का नहीं है। मतलब ये अध्याय सिर्फ तभी लग सकता है जब अपराधी ने 7 वर्ष से अधिक का अपराध ना किया हो, ये बात ध्यान रखिएगा। खा में भी यही बात कही गई है, क्या कही गई, इसमें परिवाद की बात हो जाएगी, उसमें रिपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट है। खा में कहा है मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध के जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड उपबंधित किया गया है, सिवाय अन्य, मतलब इनके सिवाय अन्य अपराध का संज्ञान लिया है। और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षियों की परीक्षा के बाद धारा 204 के अधीन आदेश का जारी किया गया है। क्या मतलब है, परिवाद किया गया जिसमें बताया गया कि 7 वर्ष से अधिक का अपराध नहीं किया गया है, चूंकि मजिस्ट्रेट 200 धारा में जो साक्षियों की परीक्षा करता है, और जैसे 173 में FIR की रिपोर्ट दी जाती है, पुलिस रिपोर्ट दी जाती है, वैसे ही 204 में आदेशिका जारी की जाती है। इसलिए आदेशिका जब जारी कर दी गई है तब ये यहाँ पर लागू होगा। उसके बाद ये एक परंतु जोड़ा गया, किंतु वहाँ लागू नहीं होगा। ये सेक्शन कहाँ नहीं लगेगा, जहाँ ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, या किसी स्त्री के विरुद्ध है, या 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध कारित किया गया, वहाँ ये अध्याय नहीं लगेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये। उसके बाद कभी कभार इस परंतु से क्वेश्चन बना के फ्रेम करते हैं, आपको अभिभाग सौदेबाजी तक जाना होता है। दूसरी बात बताई गई है, उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपराधों का अवधारण करेगी जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध होगा। पूछा जाता है कौन ये निर्धारित करेगा कि वो ऐसा अपराध है जो सामाजिक या स्त्रियों के विरुद्ध है या सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला है। तो ये केंद्र सरकार का काम है सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने का अवधारण करना। फिर 265 खा में कहा गया है अभिभाग
सौदेबाजी के लिए आवेदन पूछा जाता है। आवेदन कहाँ करना होगा, तो सीधी सी बात है, उस न्यायालय में दाखिल करना होता है आवेदन जिसमें ऐसा अपराध विचारण के लिए लंबित है। जहाँ ट्रायल चल रहा है वहीं पर आपको ये एप्लीकेशन देना है अभिभाषक सौदेबाजी की। ये हो गया। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 273 सीआरपीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। देखिए सीआरपीसी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। इसीलिए हमने इसको सबसे पहले चुना है कि आपको सीआरपीसी सबसे पहले करा दें, जिससे आप कई बार रिवीजन कर सकें, क्योंकि इससे 80 से लेकर 90 नंबर तक आपको मेंस में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा स्कोर है, सिर्फ इस सब्जेक्ट के बेस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं मेंस में। होता क्या है इस सेक्शन में, अभियुक्त साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विचारण का अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा। सॉरी, छूट मिल चुकी है तो प्लीडर के वरना अभियुक्त को बुलाया जाता है। अब इसमें परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु जहां 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अपलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना ना हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा। मतलब अगर बलात्संग किया गया है किसी महिला के साथ जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो न्यायालय ऐसी व्यवस्था करेगा कि ये स्त्री का, क्योंकि ये डरी सहमी होती है, इसका उस अभियुक्त से सामना ना हो, ऐसे उपाय करेगा। फिर आपको सेक्शन 284 सीआरपीसी समझना है, कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। बहुत दोनों चीज़ें पूछी आती हैं क्वेश्चन को कट करके कि कमीशन कब जारी किया जा सकता है या किन साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। जब कभी संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलंब व्यय या असुविधा के बिना जितनी मामले की परिस्थितियों में अनिश्चित होगी नहीं कराई जा सकती, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और साक्षी को परीक्षा की जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है। ठीक, अगर न्यायालय को लग रहा है कि यार मामला के हिसाब से बड़ा खर्च हो जाएगा या सुविधा होगी, तो जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुरूप में उसको छूट देगा या कमीशन जारी करेगा। फिर इसमें प्रोवाइडेड है परंतु है, परंतु जहां न्यायालय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या किसी संघ के राज्य क्षेत्र के प्रशासक को साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। मतलब अगर ये राज्य प्रमुख हैं लोग तो इनके लिए बुलाया नहीं जाएगा, इनके लिए कमीशन जारी किया जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है एक, मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस दिया, निर्णय दिया। इस केस में मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य वाले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हुआ क्या था एग्जैक्टली, एक चिकित्सक थे जो इस मामले से संबंधित थे, जो नाइजीरिया में थे और उनका साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट था और उस साक्ष्य के लिए ना ही सेशन कोर्ट ने और ना ही हाई कोर्ट ने नाइजीरिया स्थित चिकित्सक का वीडियो कॉलिंग से साक्ष्य रिकॉर्ड किया। मतलब होना क्या था, ये इम्पोर्टेंट साक्षी थे, नाइजीरिया में थे चूंकि चिकित्सक, और न्यायालय को चाहिए था कि वो वीडियो कॉलिंग करके उनका साक्ष्य अभिलिखित करता। फिर भी ना सेशन न्यायालय ने ना उच्च न्यायालय ने उनके साक्ष्य को अभिलिखित किया और निर्णय दे दिया गया। जब अपील हुई
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साक्षी का साक्ष्य लिया जा सकता था, और दोनों ही सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऐसा साक्ष्य न लेकर त्रुटि की है, इसलिए इनके द्वारा दिया गया निर्णय या आदेश निरस्त किया जाता है। और दोनों ही कोर्ट से जो चूंकि सेशन कोर्ट ने निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने उस पर मतलब सम्मति दी, तो दोनों ही कोर्ट के निर्णय आदेश को निरस्त कर दिया गया और नई कार्रवाई हुई। ऐसा आप वीडियो पॉज करके ही लिख लीजिएगा। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 291 का 291 का में बताया गया है मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। कहने का क्या मतलब है? कोई दस्तावेज जो किसी व्यक्ति या संपत्ति की बाबत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्व हस्ताक्षरित शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्य है। इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी। यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्ष्य के तौर पर नहीं बुलाया, साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है। मतलब जो भी दस्तावेज उस मजिस्ट्रेट ने भेजे हैं, भले ही वो साक्षी के रूप में नहीं आया हो, मगर उसके जो दस्तावेज है वो साक्ष्य के रूप में यूज किए जाएंगे, इस्तेमाल होंगे, ये बताया गया है 291 का में। धारा 293 क्या कह रही है? कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। इसमें क्या होता है? कोई दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की इस संहिता के अधीन किसी कार्रवाई के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई है, किसी सामग्री या चीज को के बारे में स्व हस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्य है। इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के रूप तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी। कहने का मतलब है कोई सरकारी वैज्ञानिक है या कोई ऐसी रिपोर्ट दी है, डॉक्टर है, कुछ है, विशेषज्ञ है, तो उसने कोई जो जांच भेजता है वो, और उस दस्तावेज में वो हस्ताक्षर कर देता है, स्व हस्ताक्षरित दस्तावेज है, तो उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है जांच और विचारण के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन समझ ना आने की वजह से क्वेश्चन छूट जाता है हम लोगों से। फिर सीआरपीसी का सेक्शन 296 क्या कहता है? शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। औपचारिक साक्ष्य मीन्स होता है फॉर्मेलिटी बतौर। क्योंकि देखिए इसमें क्या पहली क्या बात बताइए, किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है, शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है और सब न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। ठीक, औपचारिक साक्ष्य है अगर वो। तो दूसरी बात, अगर न्यायालय ठीक समझे तो वो किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है और उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तत्वों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है या करता है, किंतु अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ही ऐसा करेगा। मतलब शपथ पत्र की बात के लिए वो परीक्षा तभी करेगा जब अभियोजन पक्ष का या अभियुक्त व्यक्ति ऐसा आवेदन करे कि उसकी परीक्षा की जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन जो आपके सामने है 299, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 299 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। इसमें दो उपधाराएं हैं और दोनों उपधाराओं पे क्वेश्चन बनते हैं। कभी फरार हो गए व्यक्ति के बारे में बनते हैं, कभी अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय कारावास किया है। तो दोनों पैराग्राफ में, दोनों उपधाराओं में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए आप। पहला, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख का पहला उदाहरण है, यदि ये साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है, न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है, ठीक, साक्ष्यों का,
और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस अपराध की जांच या विचारण में उस पर आरोप है, जिसका उस पर आरोप है, उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। कब साक्ष्य में दिया जा सकता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अभिसाक्षी मर गया है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता या उसकी हाजिरी इतने विलंब, व्यय या असुविधा के बिना जितनी की मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती, तब उसके साक्ष्य को, जब वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब उसके साक्ष्य को अभिलेख के तौर पर आप यूज करें। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि ये प्रतीत होता है, यदि ये प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय का न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्षियों की जो अपराध करने के बारे में साक्ष्य दे सकते हो परीक्षा करे, और लिया गया कोई अभिसाक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया गया है साक्ष्य में दिया जा सकता है। कब? यदि अब साक्षी मर गया है, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या भारत की सीमाओं से बाहर चला गया है, तो उसके विरुद्ध उसके साक्ष्य को उस अभियुक्त के अपराधी के विरुद्ध उपयोग में लाया जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इस टॉपिक का ये लास्ट सेक्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्शन सीआरपीसी का 300। क्या कहता है, एक बार दोषसिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण ना किया जाना। पहला पॉइंट, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सारे पॉइंट समझे, सारी उपधाराएं। पहली उपधारा क्या कह रही है, जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता, ये वर्ड याद रखिएगा, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है, वो जब तक ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक ना तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और ना उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वो उसकी उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। इसको लास्ट वाले थोड़ा सा समझ लें कि जैसे उस पर आरोप लगाया गया और 221 धारा कहती है जहां पर संदेह हो वहां पर आरोप का परिवर्तन। तो अगर कोई संदेह भी था और उस संदेह के बाद भी आरोप लगाया गया और आरोप लगाने के बाद दोष सिद्ध कर दिया गया, तब भी उसका आप दोबारा विचारणा नहीं करेंगे, ये कहता है सेक्शन का पार्ट 1। फिर आ जाइए आप